हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है दानिया जजवारी। वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं एक बहुत काबिल डॉक्टर का इंटरव्यू लूँगा, जो कि आप लोग आगे जाके देखेंगे। तो अब शुरू करते हैं इंटरव्यू और कुछ बातचीत। जी अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर बेराम जजवारी। जी, मेरा नाम भी डॉक्टर बहराम सब्जवारी है। मैं न्यूरो रिहेबिलिटेशन कंसल्टेंट हूँ और मुझे जो है ये मिस्टर दानियाल ने जो है वो इंटरव्यू के लिए आज जो है ना उन्होंने कहा था, तो आई एम हियर फॉर द इंटरव्यू। जी दानियाल, व्हाट आर योर क्वेश्चंस जो आपके दिल में आप पूछें। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप ये बताएंगे न्यूरो रिहेबिलिटेशन क्या होता है। न्यूरो रिहेबिलिटेशन जो है वो इट इज़ एक्चुअली वेरी ब्रॉड टर्म। तो जी आपके जो है ना वो ऐसे पेशेंट्स जो कि जो है ना वो फालिज के शिकार हैं, या ऐसे पेशेंट्स जिनको जो है ना वो पार्किंसंस डिजीज़ हुई है, तो उन लोगों का जो है वो ब्रेन का एक हिस्सा जो है वो एक सर्टन टास्क करना भूल जाता है। जैसे कि अगर किसी बंदे को जो है ना वो स्ट्रोक हुआ है, फालिज हुआ है, उसका हाथ हिलना बंद हो जाता है। तो रातों रात इस तरह तो नहीं होता ना कि उसके सारे मसल्स वीक हो गए। इट डजंट वर्क दैट वे। जी ब्रेन का वो हिस्सा जो कि सिग्नल्स ट्रांसमिट कर रहा है हाथ को कि जी ये काम करो, वहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जब उसे स्ट्रोक हुआ है तो वो हिस्सा काम करना बंद कर गया। अब मैं ब्रेन के दूसरे हिस्से को वो ही वाला काम करना हम सिखाते हैं। इसके अंदर टास्क ओरिएंटेड अप्रोच होती है, लिखना सिखाएंगे, इसके अंदर जो है ना चलना सिखाएंगे। जब फालिज होता है जिसम का एक हिस्सा कम्प्लीटली पैरालाइज्ड हो जाता है, हाथ नहीं चल पाता, टांगें नहीं चल पाती, बैलेंस आउट हो जाता है, विजुअल लॉस हो जाता है, हियरिंग लॉस होता है, तो इन सारी चीज़ों को जो है वो हम फिर से ब्रेन के एक नए हिस्से को जो है ना, जो कि स्पेयर हिस्सा आप ये कह सकते हैं, हमारे ब्रेन में बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स मौजूद होते हैं, तो जो एक स्पेयर हिस्सा मौजूद है उसको वही वाला टास्क करना सिखाते हैं। और इसी की हेल्प से हम जो है ना वो बंदे को, फॉर एग्जांपल अगर वो टीचर था, तो इन अ मैटर ऑफ ओनली फ्यू मंथ्स हम जो है ना वो उसे वापस उसकी जो है ना वो जॉब के ऊपर ला सकते हैं कि वो अपने घर के किसी भी फर्द के ऊपर जो है ना वो डिपेंडेंट ना रहे। जी। और आपकी बात से एक सवाल मेरे दिमाग में आया कि जी जी। व्हाट इज स्ट्रोक। स्ट्रोक जो है वो फालिज होता है। फालिज जो है वो इन इजी वर्ड्स अगर मैं आपको बताऊं तो जी दिमाग की कोई भी ब्लड वेसल, जो दिमाग की जो रगें हैं, अगर उसके अंदर कोई जो है वो ब्लड क्लॉट जाके फंस जाए और ब्रेन के एक सर्टन हिस्से को ब्लड ना मिले, तो ब्रेन का वो हिस्सा डेड हो जाता है। दैट इज स्ट्रोक। स्ट्रोक की दो टाइप्स हैं, एक जो है वो इस्कीमिक है, एक हेमरेजिक है। हेमरेजिक स्ट्रोक के बारे में जो है ना मैं आपको वो डिफरेंट होता है। जो अभी मैंने आपको बताया वो इस्कीमिक था कि ब्लड क्लॉट जो है ना वो जाके ब्रेन के किसी वेसल में जाके फंसा, जी इस्कीमिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक, ब्लड वेसल जो कि ब्रेन को खून पहुंचाती है वो फट गई। दोनों की वजूहत जो हैं वो मोस्ट कॉमन रीज़न जो होता है वो हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो जो लोग जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर विच इज़ हायर देन 140/100, दे आर एट अ वेरी हाई रिस्क ऑफ स्ट्रोक। तो दिमाग का जब उस हिस्से को जो है ना वो ब्लड नहीं पहुंचता या वो ब्लड वेसल फट जाती है, तो दिमाग का वो ऐसा काम करना बंद कर देता है और उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी, स्पीच हो, चाहे बाजू चलना हो, टांगे चलना हो, वो इसका बंद हो जाता है। जी। अगला सवाल मेरा ये है कि आप मलेशिया से पाकिस्तान क्यों आए। जी, मलेशिया में जो है वो मैं जब यहाँ से गया था तो मैंने अपना डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी यहाँ से किया। मलेशिया में गया था जी मास्टर्स करने के लिए। वहाँ पर जो है मैंने न्यूरोलॉजी के अंदर जो है न्यूरो रिहेबिलिटेशन मैंने मास्टर्स किया, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की। और वहाँ से जो है वापस आने की मेजर वजह ये है कि हमारे यहाँ से जो है ना वो सारे लोग पढ़ पढ़ा के चले जाते हैं बाहर। जी जी तो इस टाइम पे हालत ये है कि अपार्ट फ्रॉम मी पूरे लाहौर में देर इज़ नो अदर न्यूरो रिहेबिलिटेशन कंसल्टेंट अवेलेबल। आई एम द फर्स्ट वन एंड द ओनली वन। तो वापस आने का एक बहुत बड़ा रीज़न है, मेरे जी लोगों को यहाँ मेरी ज़रूरत है, तो वाई नॉट सर्व हेयर रादर देन वहाँ पर मैं रहूँ। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि इट इज़ बेटर। जी। और पार्किंसंस डिजीज़ जो है वो आसान लफ्ज़ों में राशा,
राशि की बीमारी को पार्किंसंस डिजीज़ कहते हैं। ये जो है ये हाई ब्लड प्रेशर की वजह से नहीं होती, ये जो है ये इसका ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीज से कोई ताल्लुक नहीं। इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू डायबिटीज़। राशा एक इनक्योरेबल बीमारी है। पार्किंसंस इज़ नॉट क्योरेबल, ये ठीक नहीं होती। जिस तरह अगर एक बंदे को शुगर हो जाए तो वो ठीक नहीं होती। आसान लफ्ज़ों में बताऊंगा, अगर आपको जो है किसी बंदे को शुगर हो जाती है तो उसके जिस्म के अंदर इंसुलिन बनना बंद हो जाती है जी। अगर किसी को पार्किंसन होता तो उसके जिस्म के अंदर डोपामीन बनना बंद हो जाती है। दोनों जो हैं वो अलग-अलग जो है ना वो आपके हार्मोन्स हैं जो कि जब आना बंद हो जाएं तो आपको जो है ना एक सर्टन बीमारी होती है। डोपामीन जो हमारे ब्रेन में बनती है, दोनों का जो कॉज है वो एक ही है, स्ट्रेस। ज़िंदगी में कोई हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस आया हो, जैसे कि जो है ना आप समझ लें किसी का बिजनेस लॉस हो गया, मदर की डेथ हो गई, किसी की औलाद की डेथ हो गई, देयर कैन बी सर्टेन रीजंस फॉर दैट, जिस वजह से आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया, ठीक है। आफ्टर 40 एक बंदे ने या बंदी ने अगर उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया, इट कैन रिजल्ट इन पार्किंसंस। तो दिमाग का जो है ना वो एक सर्टेन हिस्सा जो कि डोपामीन बनाता है, उसने डोपामीन बनाना छोड़ दी। वो एक स्टेबलाइजर है। मेरा हाथ अगर ऐसे है तो ये डोपामीन की वजह से, अदरवाइज ये ऐसे ऐसे करता। डोपामीन के जो जिनके अंदर नहीं बन रहे थे, जो पार्किंसंस के मरीज होते हैं, उनकी स्पीच में मसला होता है, सही तरीके से बोल नहीं पाते, हाथ कांपता है, चाय का कप पकड़ने लगते हैं तो यूं 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 करते हैं। अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये डब्बा है, इसे पकड़ेंगे तो यूं 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 कर रहे होंगे। सिग्नेचर करने लगते हैं तो उनके पेन ऐसे 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 हिलता है। तो अदरवाइज जैसा हम नॉर्मल कर लेते हैं, डोपामीन इज स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर नहीं है जिस्म के अंदर मौजूद, अब मसल्स जो है ना कंट्रोल में नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। तो अगला आपका टेक्निकली सवाल फिर ये बनता है कि अगर पार्किंसंस डिजीज ठीक ही नहीं होती तो फिर हम उसके लिए क्या करते हैं जी। आपका जिस्म जो है वो डोपामीन के बगैर नहीं रह सकता। इट इज़ वेरी सिंपल जी। ओल्ड रिसर्च, नई रिसर्च क्या कहती है कि अगर आप मसल को ट्रेन कर दें, जिस तरह डायबिटीज़ के अंदर क्या है, अगर आप जो है मीठा नहीं खाएंगे, ठीक है ना, यू आर नॉट टेकिंग सर्टेन लेवल ऑफ शुगर्स के जिसको ब्रेक करने के लिए इंसुलिन की सिक्रीशन की जरूरत पड़े, तो आपको आर्टिफिशियल इंसुलिन नहीं लेनी पड़ेगी। इसी तरह अगर आप अपने मसल्स को इतना ट्रेन कर दें कि वो स्टेबल रहें, आप स्ट्रेस लेवल कम करें, तो डोपामीन ना लेने की ज़रूरत जो है वो बंदे को पार्किंसंस होने के अगले 10 से 20 साल तक उसे हो सकता है डोपामीन लेना, आर्टिफिशियल डोपामीन जिसे कहते हैं, लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो हम जो है वो मसल्स को ट्रेन करते हैं फॉर नेक्स्ट 5, 10, 15 ईयर्स डिपेंडिंग ऑन द एज। अगर एक बंदा है ऑलरेडी 80 ईयर्स का है तो फिर उसको जो है वो वक्तन फवक्तन आफ्टर एवरी 2-3 मंथ्स 5-10 डेज की रिहेबिलिटेशन चाहिए होती है, फिर अगले 2-3 महीने के लिए स्टेबल रह सकता है। लेकिन अगर एक बंदा 40 का है, वी कैन ट्रेन हिम इन 20 to 30 डेज, इतना ज़्यादा उसके मसल के ऊपर कंट्रोल आ सकता है कि फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स उसको डोपामीन इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर अगले 10 साल बाद खुदा न खास्ता कोई स्ट्रेस हुआ, जिंदगी में स्ट्रेस आते हैं, उसका फिर से हाथ कांपता है एंड दिस ऑल थिंग हैपेंस, डोपामीन की सिक्रीशन तो हो ही नहीं रही है, तो फिर हमारे पास आता है, हम उसके मसल को फर्दर ट्रेन करते हैं अनलेस अनटिल वो पॉइंट ना आ जाए कि हमें डोपामीन देनी पड़े। अगर रिहेबिलिटेशन हम नहीं करेंगे तो आप ये खुद सोच लें कि अगर हम उसे डे 1 से डोपामीन दे रहे हैं तो डोपामीन जो है वो ना सिर्फ एक स्टेबलाइजर, एक मसल रिलैक्सेंट भी है। तो बंदा किसी घर में एक कोने पे पड़ा हुआ होगा जस्ट लाइक अ टेबल, ना वो सही तरीके से काम करेगा, ना वो सही तरीके से बोलेगा, ना कुछ और, तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है जी। अगला मेरे क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में यहाँ पे न्यूरो रिहेबिलिटेशन का क्या स्कोप है? न्यूरो रिहेबिलिटेशन का स्कोप तो ब्रदर अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि आई एम द फर्स्ट वन, ठीक है, तो न्यूरो रिहेबिलिटेशन का स्कोप इस तरीके से लगाया जा सकता है कि हाउ मच द नंबर ऑफ पेशेंट्स आर देयर फॉर मी, ठीक है ना। मैं जब यहाँ पर आया हूँ अभी लाहौर में वापस, तो आई हैव सीन के आपके जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्राइवेट सेक्टर, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट हॉस्पिटल। आपका सर्विसेज हॉस्पिटल हो गया, आपका जनरल हॉस्पिटल हो गया, आपका मेयो हॉस्पिटल हो गया, आपका जिला हॉस्पिटल हो गया, 4 मेजर हॉस्पिटल्स, तो जो कि टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं, इनके अंदर करंटली राइट नाउ इन सारों को मिला के रोज का एवरी डे 1000 स्ट्रोक पेशेंट आता है जो कि इनके पास आता है, जिसका स्ट्रोक हो चुका है। ये सारे के सारे उसकी मेडिकल केयर करते हैं कि आइंदा स्ट्रोक ना हो। वो बंदा बेचारा जो है ना व्हील चेयर के ऊपर बैठ के हाथ उसका लटका हुआ था और वो अपने घर चला जाता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि वो अपने काम पे वापस कैसे जाएगा। हमारे यहाँ पे उस बंदे को ये कहा जाता है कि जी वक्त के साथ साथ जितना हो गया, अब तो ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा, दुआ करें आइंदा फालिज ना हो।
कॉलेज वाले जितने भी लोग हैं हमारे यहाँ पे, चाहे वो 40 के हों चाहे वो 80 के हों, जी वो सारे या तो व्हील चेयर बाउंड हैं या फिर वो किसी सहारे से चल रहे हैं, काम पे अब वो नहीं जा सकते। जी तो इसका स्कोप ये है कि अगर मेरे जैसे यहाँ पे तकरीबन कम अज कम एटलीस्ट आई एम सेइंग 400 से 500 न्यूरो रिहेबिलिटेशन कंसल्टेंट होंगे ना, फिर हम जाके लाहौर की पॉपुलेशन को जो है ना वो इतना कर सकते हैं कि शायद वी कैन मेक इट स्लाइटली इवन, या वी कैन इवन ट्राई टू मेक जी। इट इवन। अदरवाइज मैं अकेला, मेरे पास इस टाइम पे इतना ज़्यादा पेशेंट बैंक हो जाता है कि समटाइम्स मुझे भी पेशेंट्स को जो है वो टाइम देना पड़ता है कि नहीं जी अभी नहीं। तो जी ये स्कोप है इसका न्यूरो रिहेबिलिटेशन का करंटली ओनली इन स्ट्रोक, पार्किंसंस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सेरिब्रल पाल्सी, ये तो सेट असाइड, अभी इनको तो मैंने छेड़ा भी नहीं जी तो न्यूरो रिहेबिलिटेशन का स्कोप ये है। पर अफसोस की बात क्या है कि न्यूरो रिहेबिलिटेशन यहाँ पे करवाने वाले इदारे ही सिर्फ 2 हैं और दोनों प्राइवेट हैं। गवर्नमेंटली आपको गवर्नमेंट बेसिस पे आपको ये चीज़ करवाई ही नहीं जाती, और जो इदारे जो आपको यहाँ पे करवा रहे हैं वो सिर्फ मास्टर्स लेवल के ऊपर अवेलेबल है, एंड इनकी जो डिग्री है ऑल्दो 2 इयर्स की है, विद रिसर्च दे ड्रैग इट टू 4 इयर्स। तो अभी जब मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो अगले 4 साल तक कोई और न्यूरो रिहेबिलिटेशन कंसल्टेंट अवेलेबल नहीं है, जो कि एक जिम्मेदारी मेरे पे बहुत भारी है ऑब्वियसली, क्योंकि पेशेंट जो है, जो कि पॉपुलेशन है, पेशेंट पॉपुलेशन दैट इज ह्यूज यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा स्कोप है, करने वाले लोग कम है, मरीज बहुत। जी। अगला मेरा सवाल है कि मलेशिया की एजुकेशन स्टैंडर्ड्स कैसे हैं? मलेशियन एजुकेशन स्टैंडर्ड्स जो हैं वो, वैसे आपका सवाल बहुत अच्छा है माशाल्लाह। मलेशियन एजुकेशन स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको अगर हमने किसी मुल्क के साथ कंपेयर करना है तो दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया। जी ठीक है ना, जैसे कि जब मैं वहाँ पे गया तो मेरी जो मास्टर्स की जो डिग्री है दैट इज़ एफिलिएटेड विद एन ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी। ठीक है ना, तो सिडनी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है। उसके अंदर क्या होता है कि मलेशियन, मोस्टली जो मलेशियन यूनिवर्सिटीज़ हैं दे आर ईदर कोलैबोरेटेड विद यूके बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ और ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़। तो उनका स्टैंडर्ड जो है वो ग्लोबली किसी भी हाईएस्ट रैंकिंग यूनिवर्सिटी, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी हो गई, अगर हम यूके के अंदर चले जाएँ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो गई, उसके अलावा आपके पास जो है ना कैनबेरा यूनिवर्सिटी हो गई, इस तरह जो है ना यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थिंगम हो गई, इस तरह की यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड्स के इक्विवेलेंट मलेशिया की एजुकेशन है, जो कि आपके यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड थ्रू आउट ऑल ऑफ यूरोप, एशिया के अंदर तो ऑलरेडी बहुत सारे डिफरेंट जो है ना स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं, लेकिन जो कि हमारे पास ग्लोबल लीडर्स हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट देम, कि यूएस, यूके, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों के अंदर जो मलेशियन डिग्री है उसकी वर्थ उतनी ही मानी जाती है जितनी एक यूके, यूएस या फिर ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी की खुद की है। ठीक है। अब मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि आप अगेन बाहर जाएंगे पाकिस्तान से? बाहर जाने का अगर आप ये कहें कि पीएचडी करने के लिए तो ऑब्वियसली बिल्कुल जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली पीएचडी की फैसिलिटी मौजूद ही नहीं है। प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर में तो खैर भूल लीजिए, प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं है। पीएचडी करने के लिए बिल्कुल, जॉब करने के लिए नॉट एट ऑल। मैं बाहर जॉब करने के लिए नहीं जाऊँगा, और घूम फिर के जिसे कहते हैं ना पीएचडी करके, पढ़ के, एजुकेशन कंप्लीट करके, आई विल अल्टीमेटली रिटर्न बैक टू पाकिस्तान। जी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें बहुत ज़्यादा, एंड स्टे सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। मास्क पहन के रखें जी। हमने भी ये किट्स पहनी है, सारा कुछ। मैं कोई ऑपरेशन थिएटर में काम नहीं करता हूँ, ये सारी की सारी जो है ये कोरोना वायरस से प्रिवेंशन के लिए हैं। तो स्टे सेफ, मास्क पहन के रखें, ग्लव्स पहन के रखें, सैनिटाइजर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ किसी और अगली वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।